इंडिया पाकिस्तान जंग हुई और मुल्कों के दरमियान जंग होना, स्पेशली जब उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हों, एक हिस्ट्री हो वायलेंस की, तो ये अनकॉमन बात नहीं है। लेकिन जो चीज़ मंजर आम पे आई वो लोगों की नफ़रत थी। जब पाकिस्तान की आवाम को हम देखते थे जंग की बात करते हुए, इंडिया के ऊपर जवाबी अटैक की बात करते हुए, तो उसके अंदर फिर भी आपको एक मैच्योरिटी नज़र आती थी। लेकिन इंडिया की तरफ से जो उनका राइट विंग है, जो हिंदुत्व के बिलीवर्स हैं, उनकी तरफ से मैस जेनोसाइड की अपील्स आती थी। कई ट्विटर अकाउंट्स ये ट्वीट कर रहे थे और उनके मिलियंस ऑफ व्यूज़ और शेयर्स होते थे कि जनाब पाकिस्तान को एक और गाज़ा बना दिया जाए, यानी कि जो बर्बरियत और जुल्म इसराइल ने गाज़ा के लोगों पे नाफिज की है वही पाकिस्तान पे हो। यानी कि थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि यहाँ पे फैमिन आ जाए, हज़ारों लाखों लोगों को कत्ल कर दिया जाए, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हस्पताल तबाह कर दिए जाएँ, जर्नलिस्ट को कत्ल कर दिया जाए। ये नॉर्मल चीज़ नहीं है और ये चीज़ ओवरनाइट भी इंडिया में नहीं हुई। एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के तहत इंडिया, जिसका विजन गांधी, अंबेडकर, नेहरू और वल्लभ भाई पटेल के अंडर तक एक सेकुलर मॉडर्न स्टेट बनाना है, वहाँ पे एक सोच थी वीर सावरकर की और उन जैसों की, जो हिंदू महासभा से शुरू होकर आरएसएस बनने तक और बीजेपी तक चलती है, कि हमने एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, एक अखंड भारत बनाना है। अब ये टर्म पिछले कई दिनों में बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल की, बताया, लोगों ने इससे मजाक भी उड़ाया, लेकिन ये एक बहुत सिनिस्टर और घटिया चीज़ है और इसके अंदर डीप डाइव करना ज़रूरी है। इस पर्टिकुलर टॉपिक की इन्फॉर्मेशन इत्तेफाक से हम पिछले 6-7 साल से गैदर कर रहे थे, जब हमने बीजेपी का राइज देखा इंडिया के अंदर और फिर स्लोली मोदी का कल्ट बनते देखा और फिर देखा कैसे इंडिया रेडिकलाइज हो रहा है। इनफैक्ट जो गालियाँ इल्मी तौर पे इंडियंस पाकिस्तानियों को देते थे वो गालियाँ उनको अप्लाई करना शुरू कर दी। लेकिन इसकी जो प्लानिंग है और इसकी जो सोच है एक्चुअली शुरू होती है वीर सावरकर से। वीर सावरकर साहब किताब लिखते हैं जब वो कैद किए जाते हैं ब्रिटिश साम्राज्य से। उस किताब के अंदर वो हिंदुत्व और हिंदुइज्म की डिस्टिंक्शन ड्रॉ करते हैं। वो कहते हैं हिंदुइज्म एक रिलीजन है, हिंदुत्व एक सोच है। और वो सोच क्या है? वो सोच बुनियादी तौर पे एक एथनिकल सुपीरियॉरिटी, एक फैशिस्ट सोच की नेचर है। अब ये बात हम कैसे कर रहे हैं? वीर सावरकर साहब की आप खुद किताब जब पढ़ेंगे तो आपको साफ नज़र आएगा कि ये एक बंदा वाइट ब्लड सुपीरियॉरिटी में मानता है। एक पुरानी सोच थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर के जो सुपीरियर आर्यन रेस आई थी, उन्होंने द्रविडियंस को कत्ल कर दिया और जो सब्सिक्वेंट ब्राह्मण क्लास है हिंदुइज्म के रिलीजन के अंदर, वो सारे बेसिकली एक्चुअली आर्यन हैं। और इस सोच को वो लिंक करते थे उस टाइम की जो एक बहुत पॉपुलर वेव थी फैशिज्म की, उसके साथ। वीर सावरकर साहब के जो उस्ताद थे मुंजे साहब, वो खुद लड़ चुके थे साउथ अफ्रीका के अंदर और उस दौरान उन्होंने मुसोलिनी से भी मुलाकात की थी। मुसोलिनी ने जब उनको अपना निज़ाम दिखाया तो उसके अंदर वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए उनके यूथ प्रोग्राम से, जो बचपन से लोगों की प्रोग्रामिंग फैशिज्म के लिए करते थे। मुसोलिनी के जो लिखे चटे हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं, लेकिन वीर सावरकर और मूंजे का जो एफर्ट है, और सरप्राइजिंगली मूंजे हिंदू महासभा जो वीर सावरकर की जमात थी पार्टीशन से पहले, उसके पहले प्रेसिडेंट बनते, लेकिन जो ये सोच थी उनके अंदर बैठ गई। वीर सावरकर ने रियलाइज़ किया कि एथनिकली हम सुपीरियर हैं। हालांकि वीर सावरकर खुद एक एथियस्ट थे, लेकिन क्योंकि वो ब्राह्मण पंडित थे तो उनकी मकबूलियत नास्तिक यानी कि एथियस्ट होने के बावजूद बहुत ज़्यादा थी हिंदू सर्कल्स के अंदर। उन्होंने एक अदरिज्म क्रिएट किया उस टाइम पे कि ये जो लैंड है ये हमारा फादर लैंड भी है और होली लैंड भी है, और मुसलमान और ईसाइयों का बेशक इंडिया जो है या सब कॉन्टिनेंट जो है वो फादर लैंड है, लेकिन होली लैंड नहीं है, लिहाजा इन लोगों का यहाँ पे हमारी बराबरी करना नामुमकिन है। बहुत सारे राइट विंग के लोग आपको कहेंगे जी वीर सावरकर तो असल में कास्टिज्म के खिलाफ थे, लेकिन वो उसी तरह कास्टिज्म के खिलाफ थे जैसा आज की बीजेपी सरकार है कि आप कास्टिज्म की बात ना करें। वीर सावरकर अपनी किताब में बार बार लिखते हैं कि किस तरह अपने रोल्स पता होना मुआशरे में बहुत ज़रूरी है। यानी कि ब्राह्मण का काम है स्क्रिप्चर पढ़ना, स्क्रिप्चर इंटरप्रेट करना और एक रूलिंग क्लास फॉर्म करना, और शूद्र का काम है वो काम करना जो ब्राह्मण और बाकी अपर कास्ट वाले नहीं करना चाहते। यानी कि बात ना किए बगैर और बाजार कास्टिज्म के खिलाफ खड़े होकर भी कास्टिज्म इन्फोर्स करना चाहते हैं। ये आज की बीजेपी सरकार जो भाग रही है कास्ट सेंसस से, जिसकी बार बार डिमांड कांग्रेस और बाकी पार्टियां कर रही है, इस चीज़ की निशानदेही है। लेकिन सावरकर साहब क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे घराने से थे और वो अपने आप को एक इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट करते थे, तो उनकी ये आइडियोलॉजी और सोच ने आहिस्ता आहिस्ता हिंदू ब्राह्मण पॉपुलेशन में जगह बनानी शुरू कर दी। लेकिन सावरकर साहब की जो सोच थी वो एक्चुअली फंडामेंटली फ्लॉट थी।
क्योंकि इंडिया के अंदर आपको हर किस्म का हिंदू मिलता है। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की आइडेंटिटीज़ फ़र्क है, उनकी हिस्ट्रीज फ़र्क है, उनके स्किन कलर्स फ़र्क है। ये काफ़ी अजीब सी बात है कि ओवरऑल एक ब्राउन कॉम एक दूसरे को स्किन कलर से पहचाने, लेकिन पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये फेयरली कॉमन है। मेरे जैसा ब्राउन बंदा अपने आप को बेहतर समझता है जब वो किसी और बंदे को जो मेरे से ज़्यादा डार्कर है उसको देखता है। ये चीज़ हमारे में थोड़ी सी इम्प्रेगनेट कर दी गई है और ये सॉर्ट ऑफ एक इन्वेडर कलोनियल हैंगओवर भी है, क्योंकि हमारे जो सरकार होती थी वो बिल्कुल गोरी चमड़ी वाले होते थे, तो हम उनको एनवी करते थे, उनकी पोजीशन को एनवी करते थे। तो ये चीज़ डीप सीटेड होगी। लेकिन सावरकर साहब इसको एक और ही लेवल पे लेके उन्होंने कहा इनहेरेंटली जो आर्यन रेस है वो सुपीरियर है। इनफैक्ट वो इस हद तक मुतासर थे हिटलर के काम से कि उन्होंने कहा कि हम वो लॉस्ट ट्राइब हैं आर्यंस की इंडिया के अंदर। और फिर सब्सिक्वेंटली कई लोगों ने इस वर्क को कॉपी भी किया, मिमिक भी किया, और ये सारे के सारे लोग आरएसएस से जुड़े हुए थे। हालांकि वीर सावरकर और आरएसएस की जो मूवमेंट्स थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, लेकिन उनका एंड गोल भी सेम था और वो एक दूसरे के लिटरेचर से हेविली बोरो करते थे। सावरकर साहब ने हर वो कोशिश की जो इंडिपेंडेंट इंडिया को डिरेल करे। जब ब्रिटिश सरकार ने उनको फाइनली जेल से आज़ाद किया तो उन्होंने दिन रात मेहनत की ब्रिटिश सरकार के लिए लोग इकट्ठे करने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने के लिए। उस वक्त कांग्रेस क्विट इंडिया मूवमेंट चला रही थी। वो कहती थी कि आप लोग अपनी नौकरियां छोड़ें, सरकार के ओहदे छोड़ें, ताकि सरकार मजबूर हो यहाँ से जाने के लिए। इनफैक्ट सावरकर साहब ने कांग्रेस के इलेक्शन जीतने के बाद जब कांग्रेस ने रिज़ाइन किया, जब उनको रिफॉर्म्स पसंद नहीं आए, तो फिर जो जॉइंट कोएलिशन गवर्नमेंट बनी थी मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की, उसको वीर सावरकर ने वेलकम किया, क्योंकि वीर सावरकर हर वो काम करना चाहते थे जो इनहेरेंटली ब्रिटिश को यहाँ से ना भेजे। अल्लाह की मर्जी और थी, वीर सावरकर साहब का ख्वाब ये पूरा नहीं हो सका और साम्राज्य को यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद वीर सावरकर ने अपना काम जारी रखा। कई पाबंदियां भी लगी, लेकिन उसके बावजूद वो पॉलिटिकल भाषण देते रहते थे, रिलीजियस गैदरिंग्स को मोटिवेट करते थे। इनफैक्ट काफ़ी सबूत मौजूद है, हालांकि वो इस चीज़ से बरी जुमा हो गए थे इंडियन कोर्ट्स में, लेकिन काफ़ी सबूत मौजूद है कि गांधी को कत्ल करने वाला आदमी नाथूराम गोडसे एक्चुअली वीर सावरकर से इंस्पायर्ड था। इनफैक्ट नाथूराम गोडसे गांधी का कत्ल करने से 24 घंटे पहले वीर सावरकर के साथ ही वक्त गुजार रहा था। ये एक ऐसी बीमारी थी जो वीर सावरकर ने लगा दी हिंदुत्व की, कि हम एक एथनिकली सुपीरियर रेस हैं, जिसके बाद कई उन्होंने फैक्ट्स भी मैनिपुलेट किए, कई झूठ भी उन्होंने अपने लोगों को पढ़ाए, जो फिर आरएसएस ने फुली टेक ओवर की। अब आरएसएस क्या है? आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1925 में बना। इसका पर्पस था कि अपने आप को मिमिक करना मुसोलिनी के यूथ फैशिस्ट ग्रुप्स की तरह, कि लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी, और एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बन के रहेगी। इनके इस वक्त लगभग 1 लाख के करीब इंडिया के अंदर मुख्तलिफ साइट्स हैं जहाँ पर ये बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उनको ग्रो करते हैं और उनको ग्रूम करते हैं बाकी मज़हबों से नफरत करने के लिए। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये बेसिकली बाकी मज़हब वाले लोगों को अपना नहीं समझते। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ आरएसएस करती है, वो कहती है हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट ये सारे सेम हैं, बेसिकली हमारे दुश्मन ईसाई और मुसलमान हैं। और ये वो इसलिए करते हैं, वही सावरकर वाला कॉन्सेप्ट कि मुसलमान और हिंदुओं का फादरलैंड तो सब कॉन्टिनेंट है, यानी कि जिस इलाके में वो रहते हैं, पर उनकी होली प्लेस ये नहीं है, लिहाजा वो कभी हमारे बराबर नहीं हो सकते। इसकी वजह से एक रेडिकलाइज्ड नेशन तैयार होना शुरू हुई। इसके ऑपोजिट में सरकार के जो स्कूल्स और कॉलेजेस थे वो उस तरह की आइडियोलॉजी नहीं दे सके, और आहिस्ता आहिस्ता हिंदुत्व ने ही प्रीडोमिनेंट आइडियोलॉजी ले ली बहुत सारे लोगों के दिमाग में। उसका बाय प्रोडक्ट क्या है कि आज की जो बीजेपी की सरकार है उसके अंदर 70% से ज़्यादा जितने भी उनके MLAs MPAs हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट से, यानी कि एक पार्टी जो सेकुलर इंडिया में एग्जिस्ट करती है वो किसी माइनॉरिटी कास्ट को इंक्लूड करना ही नहीं चाहती। मुसलमान और ईसाई तो बात की बात है, फिलहाल हम हिंदुइज्म के स्पेक्ट्रम में ही बात कर रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 10 सालों में हमने राइज देखा काउ रिलेटेड लिंचिंग्स के ऊपर, यानी कि भैंसों का, गायों का गोश्त खाने के लिए लोगों को मार दिया जा रहा है। लव जिहाद के कॉन्सेप्ट के ऊपर लिंचेस हो रही है कि मुसलमान जान की हिंदू लड़कियों से शादियां करते हैं उनको अपने रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए। हमने मस्जिदों पे अटैक्स को इंक्रीज़ होते हुए देखा है। और इससे सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, हालांकि ह्यूमन लॉस ऑफ लाइफ बहुत बुरी चीज़ होती है, लेकिन एक आइडिया उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है जो रीअप्रोप्रिएशन ऑफ हिस्ट्री है, रीनेमिंग ऑफ कल्चरल आर्टिफैक्ट्स है। और ये हिंदुत्व का अल्टीमेट गोल है, टू रेडिकलाइज द पॉपुलेशन टू दिस एक्सटेंट कि वो हर चीज़ को एक हिंदुत्व लेंस से देखें। यहाँ पे दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप एक बात नोट करें कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म फ़र्क है।
हिंदुइज्म एक रिलीजन है जो पेगन कल्चर का है, जहाँ पे मल्टीपल गॉड्स और गॉडेसेस होते हैं और उनकी मुख्तलिफ लिनेजेस होती हैं और लोग उनको प्रे करते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। हिंदुत्वा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इनफैक्ट बानिए हिंदुत्वा यानी कि बंदा जिसने हिंदुत्वा को पॉपुलराइज किया, हालांकि टर्म जो है वो एक्चुअली किसी और ने कॉइन की थी। वो एक बंगाली राइटर थे और उनका नाम था चंद्रनाथ भास। उन्होंने 1892 में टर्म कॉइन की थी, लेकिन सावरकर ने इसको पॉपुलराइज किया था। वो खुद एक एथियस्ट थे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, या सो मैं यहाँ पे एक निशानदेही करना चाहूँगा। हिटलर का जो फैशिज्म था वो बज़ाहिर क्रिश्चियनिटी से भी एसोसिएटेड था, एक राइज ऑफ द राइचस क्रिश्चियन राइट से, लेकिन दर हकीकत वो खुद एथियस्टिक था इन नेचर। इनफैक्ट हिटलर तो ओकल्ट में भी मानता था। उसने एक्चुअली ट्रूप्स भेजे थे मुख्तलिफ इलाकों में अटलांटिक सिटी ढूंढने के लिए, मुख्तलिफ जो एक एटलांटिस सिटी जो एक हिस्टोरिकल मिथोलॉजिकल सिटी है जो नॉट एग्जिस्ट करती थी, और मुख्तलिफ और ओकल्ट आर्टिफैक्ट्स को ढूंढने। इनफैक्ट मॉडर्न डे में जो एग्जांपल इसकी मिलती है वो ज़ायनिज़्म की मिलती है, जो बहरहाल लिबादा जुडाइज़्म यानी कि यहूदियत का ओढ़ता है, लेकिन उसका यहूदियत से कोई ताल्लुक नहीं है। इनफैक्ट जो लोग जेन्युइनली ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं वो तो ज़ायनिज़्म को एक कुफ्र समझते हैं। वो समझते हैं कि ये एक्चुअली यहूदियत के ख़िलाफ़ है। उसी तरह जो लोग जेन्युइनली हिंदू हैं वो हिंदुत्वा को रिजेक्ट करते हैं। इनफैक्ट सावरकर की किताब के अंदर जो क्रिटिक हिंदुइज़्म की है वो हिंदुइज़्म में कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉरगिविंग, सॉफ्टनेस, नॉन वायलेंस के ऊपर है, यानी एक गांधी का पोलर ऑपोजिट। तो ये कैसे हुआ कि गांधी का पोलर ऑपोजिट जो बाप है इंडिया की कौम का, आहिस्ता आहिस्ता उसको कौम के माइंड से निकाल दिया गया? इसका ताल्लुक तालीम से है। मैंने आपको कहा था ना कि जो इल्मी गालियाँ इंडियंस पाकिस्तानियों को देते थे वो सारी गालियाँ उन पे फिट होती हैं। बीजेपी सरकार आते ही उन्होंने एजुकेशन स्टैंडर्ड्स चेंज करना शुरू किए। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो कम्युनल वायलेंस की चीज़ें थी वो हिस्ट्री बुक से गायब करना शुरू की। उन्होंने क्रिटिकल एविडेंसेस गांधी ट्रायल में जो गोडसे और सावरकर और आरएसएस के लिंक्स थे उनको ख़त्म करना शुरू किया। इसमें कई लोगों ने शोर तो मचाया, लेकिन कोई इफेक्टिव चेंज आ नहीं सका। फिर रेगुलरली उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो आम जुबान होती है उसमें कुछ गालियाँ नॉर्मल करती, यानी कि मुसलमान को मुसला कहना, कटवा कहना नॉर्मलाइज हो गया। क्यों? क्योंकि उनके लीडर्स रैलियों में ये कहते थे और सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं लेती थी। फिर जब बाबरी मस्जिद वाला हमला हुआ, उसको तोड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उन सारे बंदों को रिवॉर्ड होते देख के आवाम को लगा कि ये परफेक्टली नॉर्मल चीज़ है। आज आरएसएस रैलीज ऑर्गेनाइज करता है अपने स्टूडेंट्स की, यानी कि बच्चों की, 18 साल के कम उम्र के लड़कों की, कि वो जाके मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में मार्च पास करें, इंटिमिडेट करें, वो हमला आवर हो। इनफैक्ट जो हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू के ऊपर हमले देखे थे बजरंग दल के और कई और लोकल स्टूडेंट बॉडीज़ जो बीजेपी और आरएसएस से एसोसिएटेड थी, उसके हमने देखा कि लोकल पुलिस भी साथ इन्वॉल्व होगी। क्यों? क्योंकि स्लोली एंड स्टडीली ये हाइपर हिंदुत्वा जो एक हाइपर फैशिस्टिक नेशनलिज्म है उसको पुश किया गया, जहाँ पे अस वर्सेस देम है एंड अस बीइंग सुपीरियर। हमें इस्लाम इसका ऑपोजिट सिखाता है। वो कहता है कि आप पठान हो, पंजाबी हो, बलोच हो, सिंधी हो, आप हबशी हो, आप अरबी हो, आप अजमी हो, आप गोरे हो, आप चाइनीज़ हो, आप जापानीज़ हो, ये मैटर नहीं करता। आपका मुसलमान होना मैटर करता है और आपके अमाल मैटर करता है। यानी कि कंपैरिजन टू हिंदुत्वा, इस्लाम एक रिलीजन ऑफ इंक्लूसिविटी है, यानी कि सबको शामिल करता है। इसलिए ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान के अंदर जो झूठ फैलाए गए थे हमारी जंगों के बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में, वो इंटरनेट की वजह से खुलते गए। आहिस्ता आहिस्ता जो अवाम है वो डी रेडिकलाइज होती गई, लेकिन रेडिकलाइजेशन को रिकग्नाइज करने में पाकिस्तानी नंबर 1 है और यही चीज़ हम अब इंडिया में होते हुए देख रहे हैं। उसकी मैं आपको निशानियाँ और भी दे देता हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगा हमारे सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध बहन भाइयों को जो इंडिया में रहते हैं कि मुसलमानों के बाद आप सबकी बारी है। उसकी वजह यह है कि इनहेरेंटली हिंदुत्व के अंदर ब्राह्मण ही अपने आप को ट्रू मास्टर्स ऑफ सोसाइटी मानते हैं। हम सब सेकेंड और थर्ड क्लास सिटीजन्स हैं। उसकी सबसे बड़ी निशानी ये मिलती है कि इस जंग के बाद लेफ्ट, राइट एंड सेंटर इंडियन गवर्नमेंट ने लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया है कंप्लेंट्स के ऊपर। एक मुसलमान प्रोफेसर को अरेस्ट कर दिया है उसके कंप्लेंट पे कि जो बीजेपी लीडर ने औरतों के बारे में कहा, यानी कि जो वो मुस्लिम औरत थी जो कर्नल सोफिया कुरैशी, उनके बारे में कमेंट्स के ऊपर एक मुसलमान प्रोफेसर को अरेस्ट कर दिया है। एक इंडियन यूट्यूबर को जो एक वीलॉगर है, यानी कि अपने ट्रैवल्स वगैरह वीलॉग करती है, उसको अरेस्ट कर लिया सस्पेशन ऑफ बीइंग अ स्पाई के ऊपर। और हमने थ्रू आउट देखा है जिस तरह उन्होंने अपने ही हिंदूज़ जो हिंदुत्व में बिलीव नहीं करते, जैसे कांग्रेस के लीडर हैं इस वक्त, जो जेएनयू के स्टूडेंट प्रेसिडेंट भी थे,
उनको अरेस्ट करवा लिया, और कई दास्तान है। इनफैक्ट अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट्स, ऑपोजिशन की इम्प्रिजनमेंट्स कंपेयर करें तो आपको लगेगा आप एक ही मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं। आपको भी लगेगा कि वहाँ पे एक डीप स्टेट इस्टेब्लिशमेंट है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इंडिया की डीप स्टेट इस्टेब्लिशमेंट बीजेपी की सरकार के अंदर आरएसएस है। आरएसएस जो चाहती है बीजेपी को करना पड़ता है। ये मैंने आपको एक ब्रीफ नटशेल में बेसिकली हिस्ट्री जोड़ के बताया है कि जो आप आज रेडिकलाइजेशन इंडिया के अंदर देख रहे हैं, जो उसके अंदर एक वेनम देख रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ नहीं, मुसलमानों के खिलाफ, वो आपको कल को भी नजर आएगा। और इंटरेस्टिंगली इनफ जो बेसिक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है उसको हिपोक्रेसी से कोई मसला नहीं है। सावरकर एथियस्ट है लेकिन वो हिंदू मज़हब को इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि हिपोक्रेसी पीक पे। लगता नहीं है कि हमारी ज़ियाउल हक साहब की बात हो रही है जो इस्लामाइजेशन कर रहे हैं लेकिन इस्लाम प्रैक्टिस करने का इतना कोई शौक नहीं है। उसकी वजह यह है कि पावर गेन करने के लिए सावरकर कुछ भी करने को तैयार था, और ये उनकी ज़िंदगी से नज़र आता है। ब्रिटिश साम्राज्य के अरेस्ट से पहले सावरकर क्रांतिकारी था, रेवोल्यूशनरी था। वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एमिनेशंस भी सप्लाई करता था लंदन से बैठ के जब वो तालीम हासिल कर रहे थे, और उनके खिलाफ एहतजाज भी करता था। जब उनको अरेस्ट करके जेल की चक्की में डाला गया और उनको काला पानी अंडमान आइलैंड्स भेजेगा तो तब उनकी तबीयत होगी फ्रेश, यानी कि जिस तरह हम पाकिस्तान में कहते हैं सॉफ्टवेयर हो गया अपडेट। उन्होंने फिर कई चिट्ठियां लिखी गोरे सरकार को कि या अल्लाह मैनू माफ़ कर, सॉरी या अल्लाह मैं गलत कह गया, गोरे सरकार को उन्होंने लिखी कि प्रभु हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती होगी, हम तो आपके सबसे अच्छे गुलाम हैं, हम आपकी ऐसी खिदमत करेंगे कोई कर ही नहीं सकता। ब्रिटिश साम्राज्य बेवकूफ़ नहीं थी, उन्होंने एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, 4-5 चिट्ठियों के बाद फाइनली जाकर को रिलीफ क्रिएट की, और स्लोली एंड स्टडली पहले उनको हाउस अरेस्ट पे किया, पर आहिस्ता आहिस्ता उनकी जंजीरें खोली। और फिर उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, आज तक न्यूट्रल हिस्टोरियंस इंडिया के बारे में ये कहते हैं कि सावरकर की पूरी कोशिश थी कि साम्राज्य यहाँ पे रह जाए। इसके बावजूद बीजेपी जो अपने आप को ऊबर नेशनलिस्ट प्रेजेंट करती है, कहती है हमसे ज़्यादा तो देश से मोहब्बत करता ही कोई नहीं है, वो सावरकर को हीरो मानती है, नाथूराम गोडसे को हीरो मानती है और गांधी पे थूकती है। ये है प्रॉब्लम एक्सट्रीमिज़म का। और जब ध्रुव राठी, आकाश बैनर्जी साहब वीडियो बनाते हैं, कहते हैं पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म पाकिस्तान कर रहा है। 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन में जहाँ पे दीज अपर कास्ट पीपल ओनली मेक अप अबाउट 10 to 15% अकॉर्डिंग टू ओल्ड सेंससेस। जब नए सेंसस आएंगे ये नंबर कम हो जाएगा। वो आपके पूरे 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन को यरगमाल बना के बैठे हुए। अब जो बात है ना वो इससे बहुत आगे जा चुकी है कि ड्रग्स बुरी चीज़ है या ड्रग्स नहीं करने चाहिए। अब बहस इस मौजू पे होती है कि कौन से ड्रग्स करने चाहिए और कौन से ड्रग्स नहीं करने चाहिए। एक सीरीज है, इंग्लिश सीरीज है जो कि उसका नाम है ब्रेकिंग बैड। वर्ल्ड मैप पे ये ड्रग जो है उस सीजन के बाद से आई। When it comes to heroin तो ये शायद सिनेरियो अब भी यही ट्रू है कि there are a few big guns and then वो spread out करते हैं and वो आपकी स्ट्रीट्स में आता है पूरे लाहौर के अंदर। I don't know who these mafias are. They are stronger than the government maybe. कि अगर मैं आज सच की बात करती हूँ, कल को जब मुझे खुद सच बोलना पड़े तो क्या मैं बोलूंगी? क्या मैं इतनी सच्ची हूं कि मैं अपने सच का नुकसान बर्दाश्त करूं? हम अभी छोटे शहरों में नहीं जाते, हम झारखंड में नहीं जाते, राजस्थान में नहीं जाते, हम आपकी मेन सिटीज़ में रहते हैं, मुंबई, दिल्ली। तो वहाँ पे हिंदू ओनली अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं। आप पूरा पाकिस्तान घूम लें, मुस्लिम ओनली अपार्टमेंट बिल्डिंग्स नहीं है, मुस्लिम ओनली कॉलोनीज नहीं है। तो फिर एक्सट्रीमिस्ट कौन हुआ? कतन ये क्लीन सर्टिफिकेट नहीं है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने भी बहुत जुल्म और बबरीत के अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ। यहाँ पे शिया किलिंग्स हुई हैं, अहमदी नॉन मुस्लिम्स की किलिंग्स हुई हैं, यहाँ पे ईसाइयों की किलिंग्स हुई हैं, हिंदू कम्युनिटी में बहुत जुल्म सतम हुआ है। लेकिन इंडिया हमें इस पर कुछ कहे बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि नंबर्स में भी आप हमसे ज़्यादा हैं किलिंग्स में, परसेंटेज वाइज सब्जुगेशन भी आप हमसे ज़्यादा हैं। दुनिया का सेंसस उठा लें, हमारा मत माने। तो रियलिटी ये है कि जो आज आप रिजल्ट्स देख रहे हैं इस जंग के अंदर, जो मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ की गई थी इसी हिंदुत्वा फैन बॉय क्लब को सुकून देने के लिए, तकवीयत देने के लिए। क्योंकि मोदी साहब ने इतना बड़ा जाल फैला दिया था इस हिंदुत्वा फैन क्लब का, आरएसएस ने फैला दिया था कि इनको अपीज़ करना ज़रूरी था। और इसकी वजह से इंडियन मिलिट्री ने क्रिटिकल मिस्टेक्स की। वो अंडर एस्टिमेट करते रहे पाकिस्तान को, वो अंडर एस्टिमेट करते रहे PL-15 मिसाइल को, J-10C को, JF थंडर को।
वो क्यों करते रहे? बिकॉज जब आप एक कॉन्ट्रडिक्टरी, इनहेरेंटली फैशिस्ट और बेसिकली स्टूपिड आइडियोलॉजी में मानते हैं तो आपकी क्रिटिकल लेंस से चीज़ों को देखना कम हो जाता है। अगर आप देखें 65 और 71 की जंग, तो वो दोनों जंगें इंडिया ने बनिस्बत बेहतर लड़ी इस पर्टिकुलर जंग के। इवन 99 की जो जंग लगी थी उन्होंने कारगिल में, वो बेहतर लड़ी, उसमें कुछ सेंस बनती थी, उसमें समझ आता था कि एक स्ट्रैटेजी है, ग्रैंड प्लान है। ये ओवरऑल रिटार्डेशन जो हम इंडियन माशरे में देख रहे हैं, स्पेशली उन लोगों की जो क्रिटिकल ओहदों पे बैठे हुए, वो बेसिकली इस हिंदुत्वा फॉल्स नैरेटिव की है। इनफैक्ट ये फॉल्स नैरेटिव इतना स्टूपिड है कि 1930s में डिबंक्ड थीरीज पे, जो आज डिबंक हो चुके हैं मॉडर्न साइंस की वजह से, उस पर रिलाई करता हुआ एग्जिस्ट करता है। जो सुपीरियर आर्यन रेस थीरीज थी, आर्यन डोमिनेंस सबकॉन्टिनेंट की थीरीज थी। इनफैक्ट मैं एक लाइन कोट करना चाहूँगा, क्योंकि अंडमान आइलैंड्स पे जो लोग रहते हैं वो इनहेरेंटली उनकी स्किन बहुत डार्कर होती है। तो इसके ऊपर सावरकर ने कहा कि इवन इन लोगों में कुछ स्प्रिंकल्स ऑफ आर्यन यानी कि वाइट ब्लड है, जो इनकी बेहतरी के तौर पे वो बता रहा था। यानी कि जो इनहेरेंट कलोनियल सोच थी, इनहेरेंट फैशिस्टिक यूरोपियन सोच थी, वो कूट कूट के सावरकर और आज आरएसएस में भरी हुई है। इसलिए तो बीजेपी और इसराइल का संघर्ष जो है वो बड़ा करीब है। हालांकि कांग्रेस जो है वो इसराइल को एक और तरीके से देखती थी, नेहरू एक और तरीके से देखता था, गांधी एक और तरीके से देखता था, लेकिन बीजेपी उनको नेचुरल एलाय मानती है। क्यों? क्योंकि वो भी एक झालाना सोच है मानते हैं और भाजपा भी एक झालाना सोच है मानती है। ये वीडियो कतन इंडिया के ऊपर को हमला नहीं है, ये एज अ पाकिस्तानी जो एक्सट्रीमिज़म को क्लोजली ऑब्जर्व करता रहा है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को क्लोजली ऑब्जर्व करता रहा है, वो जब ये सारे मार्कर्स इंडियन सोसाइटी में देखता है तो उसको राइटिंग ऑन द वॉल नज़र आ जाती है। अक्सर हमारी पॉडकास्ट में हम कहते हैं कि मोदी बेसिकली पाकिस्तान की बी टीम है, इंडिया को तबाह करने के लिए हमने स्लीपर एजेंट भेजा हुआ है। ये बिला वजह आप उस यूट्यूबर को अरेस्ट कर रहे हैं, उस मुसलमान प्रोफेसर को अरेस्ट कर रहे हैं, बेसिकली इसको अरेस्ट करो, ये असली में हमारा एजेंट है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को डीप एग्जामिन करें, एक टेररिस्ट एक्टिविटी परफॉर्म होती है जो रिग्रेटेबल है, पाकिस्तान के लोग कंडेम करते हैं, गवर्नमेंट कंडेम करती है, इमीडिएटली उस टेररिस्ट एक्टिविटी के परफॉर्म होने के 10 मिनट बाद एफआईआर काटी जाती है जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान ने ये किया है। दुनिया कहती है भाई आप सबूत लेके आए, अगर पाकिस्तान ने किया वी विल होल्ड देम अप टू टास्क। पाकिस्तान बार बार सफाई देता है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं, हम बार बार इसमें सेक्रीफाइसेस दे रहे हैं, लेकिन इंडिया 2 हफ्ते के बाद एक इल प्लान अटैक करता है। वो कोई मिलिट्री टारगेट्स नहीं होते, वो कोई टेररिस्ट टारगेट्स नहीं होते, सिविलियंस के ऊपर हमलावर होता है। इंडियन मीडिया उसको वाइट वॉश करने की कोशिश करता है कि बताया कि नहीं टेररिस्ट मरे, कोई नॉर्मल सिविलियन नहीं मरा, लेकिन सोशल मीडिया झूठ नहीं बोलता, वो तस्वीरें सामने ले आता है लोगों की जो शहीद हुए थे इसके अंदर। जब पाकिस्तान बताता है कि हमने रिस्पॉन्स पे इनके जहाज़ भी गिरा दिए और अब हम जवाब देंगे, तो ऑल ऑफ सडन पूरा का पूरा जो ये हिंदुत्वा सर्कल है ये एक फ्रेंजी में चला जाता है और अपने पागलपन में, अपनी भौखलाहट में ये कई झूठ बोलता है जो दुनिया ने डिबंक किए कि लाहौर की बंदरगाह कैप्चर होगी, कराची तबाह होगा, सोन। अब हम कह के भी थक गए, अब तो मीमर्स मीम बना के भी थक गए कि यार अब तो हमें शर्म आ रही है आपकी हरकतें देख के। ये जो स्लो एंड स्टडी एक आप देखते हैं इंटेलेक्ट का डाउनफॉल है, इसकी बुनियादी वजह हिंदुत्व है। इसकी बुनियादी वजह एक फैशिज्म को एक्सेप्ट कर देना है। फैशिज्म इनहेरेंटली होती क्या है? किसी एथनिसिटी, किसी नेशनैलिटी, किसी रिलीजन की बेसिस के ऊपर लोगों को अंधी तकलीद की तरफ गाइड करना, और अमूमन वो एक शख्स के आगे पीछे बनती है। मॉडर्न डे एंड एज में वो मोदी के आगे पीछे बनी है और हिस्टोरिकली वो वीर सावरकर के आगे पीछे बनी थी। बीच में इक्का दुक्का छोटे मोटे लीडर्स थे, लेकिन वो कभी ब्लूम नहीं कर पाए जैसे सावरकर और मोदी किए हैं। अब उस अंधी तकलीद ऑफ मोदी में आप कुछ भी मानने को तैयार हो जाते हैं। कल को मोदी सरकार अगर आपको कहेगी कि बीमारियों से बचने के लिए आप बर्तन लें और उनके ऊपर यूटेंसिल से थप थप करेंगे तो बीमारी चली जाएगी, ये फेक नहीं है। कोरोना में सरकार ने यही कहा था इंडिया के अंदर। वहाँ पे लाखों लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर की कमी से मर रहे थे, तो मुसलमान, ईसाई और आम हिंदू इकट्ठे होकर लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते। सरकार कह रही थी कि आप बर्तनों के ऊपर यूटेंसिल्स मारे, चमचे मारे, इस शोर से कोरोना गो हो जाएगा। हमने इंडिया के अंदर, और मैं तो समझता हूँ कि और मुल्कों से सीखना चाहिए। इंडिया को पाकिस्तान से सीखना चाहिए था एक्सट्रीमिज़म मत करने का नुकसान क्या होता है, और पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए कि एक्सट्रीमिज़म को इवेंचुअली डेमोक्रेटाइज करके अगर आप सामने ले आए तो कितना बड़ा नुकसान होता है। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज़म डिक्टेटर्स लाए हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नहीं लाई थी। यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाई है, उनके पास लोगों का मैंडेट है, लाइसेंस टू किल है,
इसलिए बीजेपी की सरकार लोगों का कत्लेआम कर सकती है। इसलिए गुजरात का बुचर, एक टेररिस्ट, आज प्राइम मिनिस्टर होकर इम्यूनिटी एंजॉय कर रहा है। ज़्यादा ख़तरनाक ये है जब डेमोक्रेसीज फैशिस्ट हो जाए। डिक्टेटर फैशिस्ट होना तो टाइम बाउंड होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसके बाद नॉर्मलसी आती है। इसलिए इसराइल में हम देख रहे हैं कि ओवर पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह फैशिज्म ज़्यादा डीप रूटेड होता गया वो और वायलेंट होते गए। इसलिए हम इंडिया में देख रहे हैं जिस तरह फैशिज्म ज़्यादा डीप रूटेड हो रहा है तो वो और वायलेंट हो रहे हैं। और आज हम दुनिया को पैगाम देना चाहेंगे, फैशिज्म क्योंकि एक इनहेरेंट बिलीफ है कि वी आर सुपीरियर, दे विल कम फॉर यू। अगर आपको लगता है कि ये जो हिंदुत्व है दिस विल नॉट अफेक्ट अदर नेशन स्टेट्स, ये करेगा। इनफैक्ट जो NRI सपोर्ट बेस है नरेंद्र मोदी की, वो इस चीज़ की निशानदेही करती है कि हिंदुत्व बिलीवर्स जो बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, वो भी उस नॉनसेंस में बाय इन करते हैं। हमारा काम है लोगों को आगाह करना, उनको अवेयर करना है कि आपने कैसे एक्सट्रीम इलॉजिकल चीज़ों से बचना है। और मैं यहाँ पर समझता हूँ कि कुरान और सुन्नत की हदीस की किताबें जो हैं वो रोशनी है इस अंधेरे के अंदर। एक्सट्रीमिज़म का पार्ट यानी कहानी हर मुल्क दे रहा है अपने लोगों को, एक हाइपर नेशनलिज्म की। UK में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, इटली में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है। लेकिन उन लोगों के पास वो चीज़ नहीं है जो हमारे पास है। उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र करना पड़ता है, फ़िलासफ़र्स की किताबों को करना पड़ता है, जिसके तहत गुमराही फिर भी हो सकती है, बिकॉज कुछ फ़िलासफ़र्स भी इनहेरेंटली बहुत फैशिस्टिक थे। इनफैक्ट जमहूरियत को रिजेक्ट करने वाले फ़िलासफ़र्स वेस्टर्न कैन में ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इस्लाम और कुरान वो परफेक्ट चीज़ है जो आपको हमेशा सिराते मुस्तकीम पर रखेगी। तो मैं इसलिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि कायदे आज़म ने हमारा मुल्क अलहदा कर दिया। हमें असदुद्दीन अवैसी की ज़िल्लत वाली ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ती, जहाँ पे एक बंदे को बार बार कहना पड़ता है पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान के लोगों पे अजाब मुसल्लत हो जाए ताकि वो सिर्फ अपनी हिंदुइज़म यानी इंडियन होना प्रूव कर सके। इनफैक्ट एक ऑफन सवाल बीर बाइसेप्स के पॉडकास्ट से पूछा जाता है, S. दीपक एक चवल सा वकील है जो आया होता है हिंदुत्व प्रमोट करने के लिए, और इनफैक्ट उसके टूल्स ऑफ आर्ग्यूइंग वही है कि अंग्रेज़ी बोलो, बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करो, क्योंकि गोरा साम्राज्य हमारे साथ करता था, लिहाजा आवाम को बेवकूफ़ बना लेंगे। हालांकि आर्ग्यूमेंट उसे खोखले होते हैं। इनफैक्ट आकाश बैनर्जी और ध्रुव राठी ने कई दफ़ा उसको डिबंक किया हुआ है। इसलिए मैं काफ़ी हैरान होता हूँ आकाश बैनर्जी और ध्रुव राठी पे, जो अपने मुल्क में एक्सट्रीमिज़म डिबंक कर रहे हैं और वो रिकगनाइज नहीं कर पा रहे कि एक्चुअली टेररिज्म किस तरह होती है, क्यों हो रही है, और पहलगाम जो है वो शायद फॉल्स फ्लैग क्यों हो। यू आर ऑन द राइट पाथ, सिर्फ आपको हिम्मत नहीं हो रही करने के लिए। अल्लाह बेहतर जानता है उनको हिम्मत क्यों नहीं हो रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसे सिराते मुस्तकीम पे आ रहे हैं। आकाश बैनर्जी की आप वीडियोस उठा के देखें तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिफीट्स तस्लीम कर रहा है, प्रॉब्लम्स तस्लीम कर रहा है, पहलगाम को क्वेश्चन कर रहा है। इवन ध्रुव राठी ने किया था, पता नहीं क्यों उनको एकदम से ऊबर नेशनलिज्म चढ़ी, बहरहाल चढ़ी सो चढ़ी, उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। लेकिन S. दीपक जैसे लोगों से बीर बाइसेस की पॉडकास्ट से पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ मुस्लिम्स इन न्यू इंडिया। दिस इज सच ए स्टूपिड क्वेश्चन। मुस्लिम्स आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री शेप्ड बाय मुस्लिम्स है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे बनाए हुए, हमारे नेटवर्क्स हैं यहाँ पे बनाए हुए, हमारी इमारतें हैं यहाँ बनाई हुई, हमारे कानून हैं यहाँ बनाए हुए। इनफैक्ट प्री ब्रिटिश इंडिया मुस्लिम रूल था यहाँ पे बहुत देर से, जिसकी वजह से मॉडर्न इंडिया आज खड़ा होता है। इनफैक्ट इंडिया की GDP दुनिया में सबसे ज़्यादा तब थी जब यहाँ पे मुग़ल एम्पायर था, यहाँ पे दौलत की रेल फैल थी। औरंगज़ेब जिससे ये नफ़रत करते हैं, उसके पास अपने काबीना में जो कैबिनेट वाला सबसे ज़्यादा हिंदू थे, वो हिंदू गवर्नर्स लगाता था, उसके क्लोजेस्ट एलाइज राजपूत हिंदूज़ थे। यहाँ भी हिंदुत्व का एक नैरेटिव नज़र आता है आपको कि पर्टिकुलर हिंदूज़ सही हैं, बाकी सब गलत हैं। ये एक नॉर्थ इंडिया की सब्जुगेशन है साउथ इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर। केरला जैसी हम प्रोविंस ले लेते हैं, केरला के अंदर मोर देन 80% लोग बीफ खाते हैं और पूरा नॉर्थ इंडिया इसको हराम समझता है, इस पर कत्ल कर देते हैं। लेकिन केरला के लोग बीफ खाते हैं, वो उनके कल्चर का इंटेग्रल पार्ट है। इनफैक्ट केरला के अंदर ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ और फसादात होती हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी वर्सेस RSS होती हैं, क्योंकि वहाँ पे हालांकि मेजॉरिटी हिंदू लोग हैं, वो एक कम्युनिज्म में बिलीव करते हैं। सरकार कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पे आती है, एक सोशलिज्म की वेव है वहाँ पे इनकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी काम नहीं करती। इसलिए वहाँ पे फुटहोल्ड बनाने के लिए केरला स्टोरी जैसी फॉल्स मूवीज़ बनाई जाती हैं। और ये बाय द वे
फैशिज्म का प्रोपेगेंडा टूल रहा है कि एक इलाके के अंदर आर्ट और मीडिया को टेक ओवर करो और वहाँ पे प्रोपेगेंडा शुरू कर दो। इसमें वीर सावरकर भी मानता था, इसके अंदर वीर सावरकर का जो उस्ताद था, जो महासभा, हिंदू महासभा का पहले प्रेसिडेंट था, वो भी मानता था। नाथूराम गोडसे का पूरा कैरेक्टर आरएसएस ने प्रोपेगेंडा कर के डेवलप किया है। और मोदी के अंदर तो आपको परफेक्शन नज़र आती है कि फ्री और फेयर जर्नलिज्म को ख़त्म करो, अपना झूठ को प्रोपेगेंडाइज करो और लोगों के गले में कूट के फिट कराओ। जब इंडिया ने फैशिज्म को अपना लिया, वो जो लबादा है झूठ का ओढ़ लिया, तो जंग में हारना इनेविटेबल था, क्योंकि मिस कैलकुलेशन और मिस प्लानिंग हुई। इस वक्त पूरे रीजन को सबसे बड़ी थ्रेट ये हिंदू फैशिज्म है। आप नेपाल से पूछ लें, भूटान से पूछ लें, म्यांमार से पूछ लें, चाइना से पूछ लें, बांग्लादेश से पूछ लें, पाकिस्तान से पूछ लें। चलो पाकिस्तान तो घटिया मुल्क है ना, ये बाकी सारे घटिया हैं नहीं। इसलिए जब हम कहते हैं मिडिल ईस्ट में सारे मुल्क कहते हैं कि प्रॉब्लम इसराइल की है, लेकिन दुनिया का मीडिया, दुनिया की डीप स्टेट कहते हैं नहीं इसराइल ठीक है, बाकी सब गलत है। ये दो हॉट जोन्स बन गए और दोनों के दोनों एथनिक फैशिज्म की वजह से बने हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हमारे गिरदोनवा में हो क्या रहा है, और एक फंडामेंटल सवाल का जवाब मिलेगा कि आज का इंडियन हिंदू मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करता है। तो वो उसके मज़हब की वजह से नहीं है, हिंदुत्व की वजह से है। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।